अजय पिछले 2 सालों से दिल्ली के एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ रहा था। पढ़ने लिखने में वो बचपन से ही अच्छा था। इंदौर से पढ़ाई करने के बाद वह नौकरी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर आ गया। उसकी मम्मी स्कूल शिक्षिका थी और वे इंदौर में ही नौकरी कर रही थी। मम्मी के मना करने के बावजूद अजय ने दिल्ली का रुख कर लिया था। यहाँ के जाने माने मैनेजमेंट कॉलेज में वह इकोनॉमी पढ़ रहा था। वहीं उसी डिपार्टमेंट में उसके साथ अनु पढ़ाती थी। स्वभाव से अंतर्मुखी और मृदुभाषी अनु बहुत ही कम बोलने वाली थी। अजय को उसका सौम्य व्यवहार बहुत अच्छा लगा। अजय की पहल पर अनु उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगी और जल्द ही उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। अनु को इस बात का एहसास होने लगा था। अजय जब तब यह बात उसे जता भी देता, अनु अपनी ओर से उसे जरा भी बढ़ावा ना देती। वह जानती थी कि वह एक विधवा है। उसके पति की 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका 7 साल का एक बेटा भी था। अजय को उसने सब कुछ पहले ही बता दिया था। इतना सब कुछ जानते हुए भी उसने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन उसने अनु के सामने अपने दिल की बात कह दी। अनु, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? उसकी बात सुनकर अनु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चेतना शून्य सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अजय से क्या कहे। किसी तरह से अपने आप को संयत करते हुए बोली, आपने अपनी और मेरी उम्र देखी है? हाँ देखी है, उम्र से क्या होता है, बात तो दिल मिलने की होती है। दिल कभी उम्र नहीं देखता। ये सब आपने किताबों में पढ़ा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा अनु। मैं सच में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ फिर कभी ऐसी बात मत कहना। सब कुछ जानकर भी मुझसे यह सब कहने से पहले आपको अपने घर वालों की रजामंदी लेनी चाहिए थी। उनसे तो मैं बात कर ही लूँगा। पहले मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। मैं इस बारे में क्या कहूँ? आपने तो मुझे कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। अनु बोली। उसकी बातों से अजय इतना तो समझ गया था कि अनु भी उसे पसंद करती है, लेकिन वह उसकी मम्मी को आहत नहीं करना चाहती। उसे पता है एक माँ अपने बेटे के लिए कितनी सजग रहती है। अजय के पापा की मृत्यु तब हुई जब वह मात्र 3 साल का था। उसके पापा भी शिक्षक थे और उसकी मम्मी उसके पिता की जगह अब स्कूल में पढ़ा रही थी। अजय की मम्मी सुशीला की दुनिया केवल अजय तक सीमित थी। वह खुद भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि मम्मी इस सदमे को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर भी वह अनु को अपनाना चाहता था। अनु सोच रही थी कि वह भी तो अंश की माँ है और अपने बच्चे का भला सोचती है। भला कौन माँ ये बात स्वीकार कर पाएगी कि उसका बेटा अपने से 4 साल बड़ी एक बच्चे की माँ से शादी करे। यही सोचकर वह कुछ नहीं कह पा रही थी। दिल और दिमाग आपस में उलझे हुए थे। अगर वह दिल के हाथों मजबूर होती है तो एक माँ का दिल टूटता है, और अगर दिमाग से काम लेती है तो अजय के प्यार को ठुकराना उसके बस में नहीं था। इसलिए उसने चुप्पी साध ली। अजय उसकी मनोदशा को अच्छी तरह समझ रहा था। अनु की चुप्पी देखकर वह समझ गया था कि वह भी उसे उतना ही पसंद करती है जितना कि वह। अनु के लिए इतनी बड़ी बात अपने तक सीमित रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। घर आकर उसने अपनी माँ ललिता को यह बात बताई। ललिता बोली, ये क्या कह रही हो अनु? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? माँ, मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं। आखिर दुनिया ने मेरी कितनी परवाह की है? मुझे तो केवल अमित की मम्मी की चिंता है। वे इस रिश्ते को कैसे स्वीकार कर पाएंगी? अनु, तुम्हें अब समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी माँ, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि पहले वो अपनी मम्मी को मना ले। तुम ठीक कह रही हो। ऐसे मामले में बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अनु की माँ ललिता ने उसे नसीहत दी। कुछ दिनों बाद अजय ने फिर अनु से वही सवाल दोहराया, तुम मुझसे कब शादी करोगी? प्लीज़ अजय, आप ये बात मुझसे दूसरी बार पूछ रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं इस पर जल्दी फैसला लेना चाहता हूँ। शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं, अपनों के साथ सोच समझ कर लिए जाते हैं। आपकी मम्मी इसके लिए राजी हो जाती हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अजय चुप हो गया। उसने भी सोच लिया था
कि अब वह इस बारे में मम्मी से खुलकर बात करके ही रहेगा। अजय ने अपनी और अनु की दोस्ती के बारे में मम्मी को बहुत पहले बता दिया था। मम्मी, मुझे अनु बहुत पसंद है। कौन अनु? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई? मम्मी, वह कुंवारी लड़की नहीं है, एक विधवा औरत है। मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। और कोई सच्चाई रह गई है तो वह भी बता दो। हाँ, उसका एक 7 साल का बेटा भी है। अजय की बात सुनकर सुशीला का सिर घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को क्या हो गया, जो अपने से उम्र में बड़ी और एक बच्चे की माँ से शादी करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अनु ने अजय पर जादू कर दिया हो, जो उसके प्यार में इस कदर पागल हो रहा है। उसे दुनिया की ऊंच नीच कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। बेटा, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें वही विधवा पसंद आई? मम्मी, वो बहुत अच्छी है। तुम्हारे मुंह से यह सब तारीफें मुझे अच्छी नहीं लगती, सुशीला बोली। वे इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी ना थी। उन्हें अजय का अनु से मेल जोल जरा सा पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर कई बार माँ और बेटे में तकरार हो जाती थी। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। अनु का नाम सुनते ही सुशीला फोन काट देती। शाम को अजय ने मम्मी को फोन मिलाया। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अब करने को रह ही क्या गया है बेटा, सुशीला बुझी हुई आवाज में बोली। आपके मुंह से ऐसे निराशाजनक शब्द अच्छे नहीं लगते। आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है। आप हमेशा मेरी आदर्श रही हैं। तो तुम ही बताओ, मैं क्या कहूँ? आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? शादी मुझे करनी है। मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ। तुम्हें भी तो मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं तो इतना जानती हूँ कि अनु तुम्हारे लायक नहीं है। आप उससे मिली ही कहाँ हो जो आपने उसके बारे में ऐसी राय बना ली? एक बार मिल तो लीजिए। वह बहू के रूप में आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। जिसके कारण शादी से पहले माँ बेटे में इतनी तकरार हो रही हो, उससे मैं और क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। प्लीज़ मम्मी, ये बात मुझ पर छोड़ दो। आपको अपने बेटे पर विश्वास होना चाहिए। मैं हमेशा से आपका बेटा था और रहूँगा। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपनी पसंद आपके सामने व्यक्त की है। वह मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। तुम इस बात को छोड़ क्यों नहीं देते बेटे? नहीं मम्मी, मैं अनु को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है। मैं जानता हूँ मुझे इससे अच्छी और कोई नहीं मिल सकती। सुशीला में अब और बात सुनने का सब्र नहीं था। उसने फ़ोन कट कर दिया। अजय प्यार और ममता की दो नावों पर सवार होकर परेशान हो गया था। वह इस द्वंद से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। उसने कुछ सोच समझकर कागज़ पेन उठाया और मम्मी के नाम चिट्ठी लिखने लगा। मम्मी, आप मुझे नहीं समझना चाहती तो कोई बात नहीं, पर यह पत्र ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पता नहीं क्यों अनु में मुझे आपकी जवानी की छवि दिखाई देती है। आपने जिस तरीके से ज़िंदगी बिताई है वो मुझे याद है। उस समय मैं बहुत छोटा था और यह बात नहीं समझ सकता था, लेकिन अब वे सब बातें मेरी समझ में आ रही है। परिवार की बंदिशों के कारण आपकी ज़िंदगी घर और मुझ तक सिमट कर रह गई थी। आपका एकमात्र सहारा मैं ही तो था, जिसके कारण आपको नौकरी करनी पड़ रही थी और लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगता मेरी मम्मी इतनी सुंदर है, फिर भी वे इतनी साधारण बनकर क्यों रहती हैं? पता नहीं उस समय आपने अपनी भावनाओं को कैसे काबू में किया होगा और कैसे अपनी जवानी बिताई होगी। समाज का डर और मेरे कारण आपने अपने आप को बहुत संकुचित कर लिया था। अनु बहुत अच्छी है, वो मुझे पसंद है। मैं उसे एक और सुशीला नहीं बनने देना चाहता। मैं उसके जीवन में फिर से खुशी लाना चाहता हूँ। जो कसर आपके जीवन में रह गई थी, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। हो सके आप मेरी बात पर ज़रूर ध्यान दें। आपका बेटा अजय। पत्र लिखने के बाद अजय ने उसे पढ़ा और फिर पोस्ट कर दिया। सुशीला ने वह पत्र पढ़ा तो उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा ना था जो अजय के दिमाग में चल रहा था। उसे याद आ रहा था कि अजय की दादी जरा सा किसी से बात करने पर उन्हें कितना जलील करती थी,
किसी तरह अजय से लिपट कर वे अपना दर्द कम करने की कोशिश करती थी। आज पत्र पढ़कर रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। उन्हें अच्छा लगा कि उनका बेटा आज भी उनके बारे में इतना सब कुछ सोचता है। बहुत सोचकर उन्होंने अजय को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, उसने पूछा। कैसी हो मम्मी? माँ की आंसुओं में डूबी आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि उसकी चिट्ठी मम्मी को मिल गई। बेटा, मैं दिल्ली आ रही हूँ तुमसे मिलने। इतना कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई और उन्होंने फ़ोन रख दिया। ये सुनकर अजय की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने यह बात अनु को बताई तो वह भी खुश हो गई। एक हफ्ते बाद वे दिल्ली पहुंच गई। सुशीला ने अनु से मुलाकात की। दोनों के चेहरे देखकर उसका मन अंदर से दुखी था। उम्र की रेखाएं अनु के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके मुकाबले सुमित एकदम मासूम सा लग रहा था। दिल पर पत्थर रखकर सुशीला ने शादी की इजाज़त दे दी थी। ये जानकर अनु के परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। उसके बड़े भाई संतोष ने अनु से पहले भी कहा था कि अनु, तू कब तक ऐसी ज़िंदगी काटेगी? कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। अंश की खातिर तब उसने दूसरी शादी करने का ख्याल भी अपने ज़हन में नहीं आने दिया था। इधर अजय की बातों और व्यवहार से वो बहुत प्रभावित हो गई थी। सुशीला की स्वीकृति मिलने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अनु की माँ ललिता ने जब यह बात सुनी तो उन्हें भी बड़ा संतोष हुआ। बोली, अनु, तुमने समय रहते बहुत अच्छा निर्णय लिया है। माँ, मेरा दिल तो अभी भी घबरा रहा है। तुम खुश होकर नए जीवन में प्रवेश करो बेटी। अभी कुछ समय अंश को मेरे पास रहने दो। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटी। तुम्हारी दूसरी शादी है, अजय की नहीं। उसके भी कुछ अरमान होंगे। पहले उन्हें पूरा कर लो, उसके बाद बेटे को अपने साथ ले जाना। बहुत ही सादी तरीके से अनु और अजय की शादी संपन्न हो गई थी। सुशीला एक हफ्ते दिल्ली में रहकर वापस लौट गई थी। अभी उनके रिटायरमेंट में 3 महीने का समय बाकी था। अनु ने उनसे अनुरोध किया था, मम्मी जी आप यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने कहा था कि वे 3 महीने बाद आ जाएंगी, जब तक वे लोग भी अच्छे से व्यवस्थित हो जाए। वे अभी तक इस रिश्ते को मन से स्वीकार नहीं कर पाई थी। इकलौते बेटे की खातिर उन्होंने उसकी इच्छा का मान रख दिया था। 3 महीने यूं ही बीत गए थे। अजय बहुत खुश और अनु भी बहुत खुश थी। वह शाम को रोज अंश से मिलने चली जाती और देर तक अपनी माँ व बेटे से बातें करती। अंश अपनी मम्मी को मिस करता था। अजय के जोर देने पर कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास आ गई थी ताकि अंश को पूरा समय वो दे सके। रिटायरमेंट के बाद सुशीला के दिल्ली आ जाने से अनु के घर की जिम्मेदारियां कम हो गई थी। उसने अपना घर पूरी तरह से सुशीला पर ही छोड़ दिया था। शाम को अनु अपने हाथों से खाना बनाती, बाकी सारी व्यवस्था सुशीला ही देखती। सुशीला महसूस कर रही थी कि अनु का व्यवहार वाकई बहुत अच्छा है। भले ही वह अजय से उम्र में बड़ी थी, लेकिन हर जगह पर पति का पूरा मान और ख्याल रखती थी। वह कभी उससे बेवजह उलझती ना थी। कुछ ही दिनों में सुशीला के मन में उसके प्रति कड़वाहट कम होने लगी थी। वह सोचने लगी, दुनिया वालों का क्या है, कुछ दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को एक साथ बितानी है। उनका आपस में सामंजस्य ठीक रहेगा तो परिवार की खुशियां अपने आप बनी रहेगी। शाम के समय अक्सर अनु खिड़की से खड़े होकर नीचे ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखती रहती। एक माँ होने के कारण सुशीला उसकी भावनाओं से अनभिज्ञ न थी। उसे अपना बेटा अंश बहुत याद आता था, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह से उसे साथ रखने के लिए नहीं कहा था। एक दिन सुशीला ने ही पूछ लिया, तुम्हारा बेटा कैसा है? मम्मी जी, आपका पोता ठीक है। तुम्हें उसकी याद आती होगी? सुशीला ने पूछा तो अनु ने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें भर आई थी। सुशीला समझ गई कि वह कुछ बोलकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए कोई जवाब नहीं दे रही। तुम उसे यहीं ले आओ, इससे तुम्हारा मन उसके लिए परेशान नहीं होगा। सुशीला ने ये कहा तो अनु को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ। उसने चौंक कर सुशीला को देखा। मैं ठीक कह रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और सोच सकती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीतती होगी। अनु ने आगे बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो सुशीला ने उसे गले से लगा लिया। बीती बातें भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। अजय ने सुना तो उसे भी बहुत अच्छा लगा था। वह तो पहले भी उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन अनु ने उसे रोक लिया था। दूसरे दिन वे अंश को साथ लेकर आ गए।
अंश ने अजनबी नज़रों से सुशीला को देखा तो अनु बोली, बेटा ये तुम्हारी दादी है, इनके पैर छुओ। अंश ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। सुशीला ने पूछा, कैसे हो अंश? मैं अच्छा हूँ दादी। उसके मुंह से दादी शब्द सुनकर सुशीला को बहुत अच्छा लगा। ललिता भी खुश थी कि अंश को अपनी मम्मी मिल गई थी। अजय और सुशीला के बड़प्पन के आगे अनु के मायके वाले सभी नतमस्तक थे। उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि एक बार अनु की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद उसके जीवन में इस तरह फिर से खुशियों की बहार आ सकती है। सुशीला ने परिस्थितियों से समझौता करके सब कुछ स्वीकार कर लिया था। अपने दिल से उन्होंने अनु के प्रति सारी शिकायतें दूर कर दी थी। अजय खुश था कि उसने अपनी माँ की ममता के साथ अपने प्यार को भी पा लिया। सुशीला अंश का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वह भी उनके साथ घुल मिल गया था। उसके दिन में स्कूल से आने पर वे उसे प्यार से खाना खिलाती और होमवर्क करा देती। शाम को बच्चों के साथ खेलने चला जाता। सुशीला पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखती रहती। सब कुछ सामान्य हो गया था। तभी एक दिन अचानक सुशीला के पेट में बहुत दर्द हुआ और उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग होने लगी। ये देखकर अनु और अजय घबरा गए। वे तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। सुशीला की हालत बिगड़ती जा रही थी। ये देख अनु बहुत परेशान थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। कुछ ही देर में ललिता अपने बेटे संतोष के साथ वहां पहुंच गई। अनु की घबराहट देखकर उसकी माँ ललिता बोली, अनु धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हिम्मत से काम लो, डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, अभी कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएगी, तब पता चल जाएगा कि उन्हें क्या हुआ है। संतोष बोले। डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करके तुरंत जांच की और बताया, इनके गर्भाशय में रसोली है, उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना मरीज को खतरा हो सकता है। देर मत कीजिए डॉक्टर साहब, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, अनु बोली। पूरा दिन इसी भागदौड़ में बीत गया था। अनु ने अंश को अपनी माँ के साथ घर भेज दिया था और वह खुद अपनी सास की देखरेख में लगी हुई थी। शाम तक ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद सुशीला को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अभी उन्हें ठीक से होश नहीं आया था। अजय बोला, अनु तुम घर जाओ, मैं मम्मी की देखभाल कर लूँगा। नहीं, आप घर जाओ, उनकी देखभाल के लिए किसी औरत का होना ज़रूरी है, मैं यहाँ रुकूंगी। अनु के आगे अजय की एक ना चली और वह वहीं रुक गई। एक हफ्ते तक अनु ने सुशीला की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दोपहर में थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाती, उसके बाद घर आकर अपने हाथों से सुशीला के लिए खाना तैयार करती और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती। शाम को अजय मम्मी के साथ रहता। इतनी देर में अनु घर आकर खाना तैयार करती और उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती। फिर दूसरे दिन सुबह घर लौटती। अनु ने सास की सेवा में रात दिन एक कर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में भी वह घर, कॉलेज और सुशीला का पूरा ख्याल रख रही थी। अजय ये सब देखकर हैरान था। सुशीला को अपने से ज़्यादा अनु की चिंता होने लगी थी। अनु की माँ, भाई, भाभी और करीबी रिश्तेदार उनको देखने रोज हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। अनु की देखभाल से हफ्ते भर में सुशीला की सेहत में सुधार हो गया था। वे 8 दिन बाद घर आ गई। अनु की सेवा से सुशीला बहुत खुश थी। घर आते ही उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और पूछा, अंश कहाँ है? वो नानी के पास है, उसे यहाँ ले आती। अभी आपको आराम की जरूरत है, वो कुछ दिनों बाद यहाँ आ जाएगा, अनु बोली। अनु के भैया, भाभी और माँ सभी ने अपनी ओर से उनकी सेवा और देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संकट की यह घड़ी भी बीत गई थी, लेकिन अपने पीछे कई सुखद अनुभव छोड़ गई थी। सुशीला की बीमारी के कारण दोनों परिवार बहुत नज़दीक आ गए थे। ललिता, संतोष और उसकी पत्नी साधना के साथ सुशीला को देखने उनके घर पहुँचे। वे अपने साथ ढेर सारे फल लेकर आए थे। इन सब की क्या ज़रूरत थी? आप अपने साथ हमारे लिए सबसे कीमती दहेज तो लाए ही नहीं हैं, सुशीला बोली। तो वे सब चौंक गए। ललिता ने डरते हुए पूछा, आप किस दहेज की बात कर रही हैं? हमारे लिए तो सबसे कीमती दहेज हमारा पोता अंश है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सुशीला बीमारी की हालत में भी हंसकर बोली तो माहौल हल्का फुल्का हो गया। सुशीला की अब सारी नाराजगी दूर हो गई थी।
तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटियों से डर नहीं लगता, उनके साथ क्या होगा उससे डर लगता है। शायद ठीक ही कहती थी। रोशनी को आज इस कहावत का अर्थ भली भांति समझ आ गया है। मानो माँ उसके भविष्य का लेखा पहचान गई थी, इसलिए यह कहावत दोहराती थी। फिर एक या दो नहीं, 3 बेटियां जो उतर आई थी उनके आंगन में, इसलिए माँ को फिक्र होती कि कैसे होगी तीनों की परवरिश। पहले पढ़ाई, फिर विवाह। सबसे छोटी मैं थी। माँ को परेशान देख पापा कहते, क्यों बेकार में परेशान सी गली जा रही हो, सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आई हैं। आज ही तुम्हें क्या पता, जब मैं 4 औरतों के बीच बैठती हूँ तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि कितने बच्चे हैं आपके। जब मैं कहती हूँ 4, 1 लड़का और 3 लड़कियाँ, तो सुनते ही सबके मुंह इस तरह खुले रह जाते हैं मानो कोई अनचाहा जीव देख लिया हो। फिर उनकी टिप्पणियाँ शुरू हो जाती, आज तो एक बच्चे को पालना ही कितना महंगा है, उस पर 4-4 बच्चे, उनमें भी 3 बेटियाँ। बहन जी, कितनी टेंशन होती होगी ना आपको। उफ, तो यह टेंशन उन औरतों की है, तुम्हें। तुम बैठती ही क्यों हो ऐसी औरतों के बीच। अगर अब कुछ कहे तो कहना कि बहन जी हमारी बेटियां हैं, कैसे पालनी है हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। पापा बड़े ही मजाकिया तरीके से माँ को शांत कर देते। समय को देखते हुए शायद माँ की चिंता भी जायज़ थी। दरअसल कुल को रोशन करने वाला चिराग तो उनके घर में पहली बार में ही जल गया था। यह तो संयोग कहिए कि उसके बाद नेहा, खुशबू और फिर मैं, एक के बाद एक 3 बेटियां आती चली गईं। पापा जल विभाग में अच्छे पद पर थे, इसलिए आर्थिक परेशानी न थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। उसी लाड़ प्यार ने मुझे कुछ कुछ शरारती भी बना दिया था। किसी भी बात को लेकर जिद करना मैं अपना हक समझती। मेरी हर जिद पूरी भी कर दी जाती। यहाँ तक कि कभी दीदी और भाई की कोई चीज़ पसंद आती तो झट रोते रोते माँ पापा के पास पहुँच जाती कि मुझे वह दीदी वाला खिलौना चाहिए, वो भाई वाला कार दिला दो ना। तब माँ झंझट टालते हुए दीदी भाई से कहती, अरे नेहा, विवेक, दे दो ना बेटा, छोटी है यह, क्यों क्यों रुला रहा है अपनी छोटी बहन को। इतनी सी चीज़ नहीं दे सकता, कैसा भाई है। पापा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सभी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। विवेक की बिजनेस में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने एमबीए करके अपना बिजनेस जमा लिया। दोनों बहनों ने भी अच्छी शिक्षा पाई। फिर पापा ने दोनों का विवाह भी अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा घर देखकर कर दिया। बीच शहर में लंबा चौड़ा मकान भी बन गया। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। रह गए घर में मैं, पापा, माँ और भाई भाभी। हम बहनें पापा के बहुत करीब थीं, अपने मन की हर बात उनसे शेयर करती। इसीलिए दोनों बेटियों के जाने पर पापा उन्हें बहुत मिस करते। वे कहते कि अब रोशनी का विवाह आराम से करूँगा, घर में जब तक विवेक के बच्चे भी हो जाएंगे। एक दिन अचानक हमारी खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया जब एक सड़क हादसे में पापा हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने का सबसे अधिक खामियाजा माँ के बाद मुझे ही भुगतना पड़ा। सबका घर संसार बस चुका था, मगर मेरे सपने तो अभी कुंवारे ही थे। अब कौन इतने अरमानों से मुझे डोली में बैठाकर विदा करेगा। समय कैसे पल में करवट बदलता है, यह मैंने पापा के जाने पर देखा। घर की सबसे लाडली बेटी देखते ही देखते बोझ लगने लगी। शायद इसी को चक्रव्यूह कहते हैं। घर में सभी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। चूँकि सारी व्यवस्था पापा ने पहले ही कर रखी थी, इसलिए आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना सही, मगर कुछ अरमान थे जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता था। खैर, यहीं आकर मानसिकता का रहस्य खुलता है कि हम ना चाहते हुए भी घटनाओं का उलझना देखते रहते हैं, अनजान दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। बिजनेस के सिलसिले में भाई का यहाँ वहाँ आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात अभय से हुई। भाई को अभय होनहार, सज्जन और लायक लगे। उनके परिवार में माँ के अलावा और कोई न था। इससे अच्छा रिश्ता कोई हो भी नहीं सकता था। छोटा परिवार, अपने में स्टैब्लिश, हर माँ बाप ऐसे रिश्ते को झपट कर हथिया लेते हैं। माँ ने भी फौरन हाँ कर दी। मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर माँ तो मानो गंगा जी नहा गईं। अभय का अपना बिजनेस था, उनके भी पापा नहीं थे।
परिवार के इकलौते बेटे, माँ और वे। कुल मिलाकर हम 3 जन ही थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी न थी। अपनी मेहनत और लगन से अभय ने बिजनेस भी अच्छा खासा जमा लिया था, पर चलते चलते सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। कब 3 साल बीत गए। अब तो वंश भी गोद में आ गया था, मगर समय हर जख्म पर मरहम लगा देता है। पापा की स्मृतियाँ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही। अभय के प्यार और वंश की परवरिश में मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ दिनों से अभय पैरों में दर्द रहने की शिकायत करने लगे। शुरू में सोचा काम की थकान की वजह से हो रहा होगा। अभय ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। बस उसकी पूर्ति के लिए रात दिन मेहनत करते। कुछ घरेलू उपचार किए, मालिश कराई, मगर दर्द था कि मिटने का नाम ही ना लेता। अभय दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। न खाने में न ही सोने में उनकी रुचि रही। सारी रात पैरों के दर्द से कराहते। सच देखी नहीं जाती थी उनकी यह तकलीफ। इन 4 महीनों में तोड़ कर रख दिया था इस दर्द ने उन्हें। वजन तेजी से घट रहा था और सर के बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़े से हो गए थे। इन 4 महीनों के दर्द ने उन्हें 50 साल सा लुक दे दिया। अफसोस में चाह कर भी रातों में उनके दर्द का साथ जागने के और कुछ ना कर सकी। बस पैरों को हल्के हल्के दबाती रहती। जब हाथों का स्पर्श ढीला पड़ जाता तो अभय समझ जाते कि मैं थक गई हूँ। तब मेरा मन रखने को कह देते कि अब आराम है, सो जाओ। रायपुर तक डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर रोग था कि पकड़ में ही नहीं आ रहा था। फिर दोस्तों के कहने पर कि कहीं बाहर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, अतः दिल्ली दिखाने का तय हुआ। वंश अभी 6 महीने का ही था। मुझे छोटे बच्चे के साथ परेशानी होगी, इसलिए अभय के एक दोस्त अमर और माँ जी दोनों ही साथ दिल्ली आए। मेरे लिए आदेश था कि तुम चिंता ना करो, फ़ोन से सूचना देते रहेंगे। उन्हें गए 2-3 दिन हो गए, मगर कोई खबर नहीं। मैं रोज़ पूछती कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो माँ जी का यही जवाब होता कि अभी डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, आने पर पता चलेगा। 5वें दिन माँ जी, अमर और अभय तीनों ही बिना किसी सूचना के घर आ गए, तो मैं अचंभित ही रह गई। यह क्या माँ जी, ना कोई फ़ोन न खबर। आप तो इलाज के लिए गए थे ना? क्या कहा डॉक्टर ने? सब तो ठीक है। मगर सभी एकदम खामोश थे। कोई कुछ बताता क्यों नहीं? कोई क्या कहता, सभी सदमे में जो थे। अभय का चेहरा भी उतरा था। माँ जी को तो मानो किसी ने निचोड़ दिया हो। वह माँ भला क्या जवाब देती, जिसने पति के न रहने पर ना जाने कितनी जिल्लतों को सहकर अपने बेटे को इस आशा पर बड़ा किया कि उसका हंसता खेलता परिवार देख सके। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई है तो मौत से भी बेपरवाही थी। मगर आज उसी माँ के इकलौते बेटे को डॉक्टर ने चंद सांसों की मोहलत देकर भेजा है। जी हाँ, डॉक्टर ने बताया कि अभय को लंग्स कैंसर है, जो अब लाइलाज हो चुका है। दुनिया का कोई डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता। उनके अनुसार 6 महीने जितने भी निकल जाए बहुत है। जो घर कभी वंश की किलकारियों से गूंजता था, वहाँ अब अभय के दर्द की कराहें और एक बेबस माँ की आहें ही बस सुनाई देती थी। मैं उन दोनों के बीच ऐसी पिसकर रह गई थी कि खुलकर रो भी नहीं पाती थी। घर का जब मजबूत खंभा भरभरा कर गिरने लगे तो कोई तो हो जो अंतिम पलों तक उसे इस उम्मीद पर टिकाए रखे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। घर में अब हर समय मायूसी छाई रहती। किसी काम में मन न लगता। जिंदगी के दीपक की लौ डूबती सी लगती। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, फिर भी ममता की डोर और 7 फेरों के अटूट बंधन में अब भी उम्मीद का एक नन्हा दीपक टिमटिमा रहा था। मगर धर्म और आस्था नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। फिर भी जब व्यक्ति संसार से हताश हो जाता है तो इसी आखिरी छलावे के पीछे भागता है। यूँ तो कैंसर नाम ही इतना घातक है कि मरीज उसके सदमे से ही अपनी जीजी विशा खो बैठता है। डॉक्टर भी अपनी जगह गलत नहीं थे, मगर बावरा मन भला कैसे मानता। अतः जो जहाँ भी रोशनी की किरण दिखाता, हम अभय को लेकर दौड़ पड़ते। प्रेम और ममता के आगे विज्ञान का ज्ञान भी धरा रह जाता है। हम सभी जानते थे कि अभय एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर फिर भी कीमोथेरेपी कराई कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। पैसा पानी की तरह बह रहा था। बिजनेस तो लगभग ठप ही समझो। इधर अभय की भागम भाग में वंश की अनदेखी होने से वह भी बीमार हो गया। सच, जिंदगी हर तरफ से इम्तिहान ले रही थी। हम
अभय को 6 महीने से ज़्यादा ना जिला पाए। माँ जी तो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अगर वंश ना होता हमारे पास तो शायद हम दोनों भी उस दिन ही मर गई होती, मगर जिंदा थे इसलिए आगे की चिंता सताने लगी। बिजनेस खत्म हो गया था, घर बैंक के लोन से बना था, अभी तो मात्र 1/4 किश्तें ही भर पाए थे और अब यह क्रम जारी रहे उसकी कोई संभावना नहीं थी। अतः घर भी हाथ से जाता रहा। किसी ने सच कहा है कि बुरे समय पर ही अपने पराये इंसानों की परख होती है। इस मुश्किल घड़ी में दोनों बहनों ने अपने अनुसार बहुत मदद की, मगर विवेक भाई कुछ मुँह चुराने लगे हैं। यह ख्याल एक पल को मन में आया अवश्य था, मगर अचानक परेशानियों के हमले से इतनी विचलित थी कि इस बारे में गंभीरता से सोच सकूं, इतना वक्त ही नहीं मिला। जबकि माँ अभी जिंदा थी, किंतु शायद माँ की हुकूमत नहीं रह गई थी, अब घर में भुक्तभोगी थी। अतः समझ पा रही थी कि हमारे समाज में आज भी वैधव्य के आते औरत का रुतबा कम हो जाता है। बचपन वाली वे माँ कहीं खो गई थी, जो मेरे जरा से रोने पर दोनों दोनों बहनों और भाई से उनकी चीज़ें भी मुझे दिला दिया करती थी। मन में कहीं कुछ खसकता था तो यह कि अभय के अभाव में वंश को वह खुशी व सुख नहीं दे पाई जिसका वह हकदार था। हालांकि बहनें उसके खिलौने और कपड़ों का पूरा पूरा ध्यान रखती, मगर यह तो स्नेह था उनका, हक तो फिर भी नहीं। हालात कुछ ऐसे बने कि गृहस्थी किराए के एक छोटे से घर में सिमट कर रह गई। हालात इजाज़त ना देते कि घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करती, क्योंकि माँ जी और वंश की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी थी। सामने एक तरफ दिशाहीन जीवन था तो दूसरी ओर वंश का अंधकारमय भविष्य। क्या होगा? चिंता में सीढ़ियों पर बैठी थी कि अचानक नेहा दीदी को करीब पाकर चौंक गई। अरे दीदी, आप कब आई? पता ही न चला, अभी आई हूँ। तुम शायद किसी सोच में खोई थी। हाँ दीदी, यह बेल देख रही थी, कितने जतन से इसे लगाया था। रोज सींचती थी, देखो कैसे अब फूलों से लद गई है। मन को बहुत सुकून देती है यह। मैंने इसे उस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ा दिया था। देखो ना, कल रात तेज आंधी से वह पेड़ धराशायी हो गया। अपना आश्रय छीनते ही देखो कैसे जमीन पर आ गिरी है, एकदम निर्जीव, असहाय, बिल्कुल हमारी तरह। एक आलंबन के बिना हमारी जिंदगी भी तो ऐसे ही होकर रह गई है, बिल्कुल असहाय, है ना दीदी? चल उठ, बहुत सोचने लगी है। ऐसे ही सोचती रही तो वंश की परवरिश कैसे करेगी? यह देख, दीदी ने बेल को फिर से कपड़े सुखाने वाले तार पर लपेटते हुए कहा। ले, मिल गया सहारा, अब फिर से हरी हो जाएगी यह बेल। दीदी, काश जिंदगी भी इतनी ही आसान हो सकती। यदि प्रयास किया जाए तो कुछ मुश्किल तो अब भी कम हो सकती है। रोशनी, दीदी की आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी दीदी। रोशनी, विवेक भैया की बेरुखी किसी से छिपी नहीं। आज मुसीबत की इस घड़ी में उन्हें जहां सबसे आगे होना चाहिए था, वहीं वे मुंह चुराते घूम रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि माँ भी खामोश है। क्या मजबूरी है उनकी, मैं नहीं जानती। दीदी, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बिना पति के भला, इससे बढ़कर मजबूरी और क्या हो सकती है? आखिर उनका बुढ़ापा तो भैया की पनाह में ही कटना है ना। इसका मतलब बेटी के एहसासों की कोई कीमत नहीं? आखिर उसके प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उनकी। घर उनका है, पापा की पेंशन है, कौन सा वे भाई के सहारे जी रही हैं? दीदी, माँ समाज को तो नहीं बदल सकती ना, जहाँ आज भी बेटियों की अपेक्षा बेटों के साथ रहने में ही माता पिता का सम्मान कायम माना जाता है। मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। चल छोड़ ये सब रोशनी। मैंने, खुशबू ने और तुम्हारे दोनों जीजाजी ने यह तय किया है कि वे भाई से बात करेंगे। आज समय बदल चुका है। कानून ने भी बेटियों को पिता की पूंजी में बराबर का हक देने की बात को स्वीकार किया है। पगली, ये रिश्ते नाते सगे संबंध होते किस लिए हैं? वक्त बेवक्त सहारे के लिए ही ना। जो बुरे वक्त में काम ना आए वह भला कैसे अपना? रोशनी, आखिर सबने मिलकर भाई को समझाने का प्रयास किया कि संपत्ति में से रोशनी को कुछ हिस्सा दे दिया जाए। नेहा और खुशबू दीदी ने यहाँ तक कह दिया कि वे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, कहे तो लिख कर दे दे। मगर आज रोशनी पर जो विपदा आई है उसमें तुम्हें खुद आगे होकर यह कदम उठाना था। मगर भैया नहीं चाहते थे कि पापा की जायदाद में से मेरा भी हिस्सा कर दिया जाए। तभी किसी ने उन्हें अकेले में ले जाकर सलाह दी
खैर मनाओ, बाकी दोनों बहनें कुछ नहीं मांग रही। मान जा, वरना कोर्ट की बारी आई तो हो सकता है कि 4 हिस्से बराबर के करने पड़े। तब बुझे मन से भैया को यह फैसला स्वीकार करना पड़ा। भाभी पर तो मानो वज्रपात हो गया। खैर, पापा के घर का एक हिस्सा मेरे नाम करा दिया गया। मैं विवश न चाहते हुए भी इस बेरुखी भरे माहौल में अपने स्वाभिमान को गिरवी रख मायके आ गई, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है। पानी में लकड़ी पड़ भी गई तो पानी भला कहाँ दूर होने वाला। कुछ नहीं तो अपनों के करीब रहूंगी। मगर यह मेरी भूल थी। यहाँ तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल चुकी थी। कोई अपना ना रहा था। दौलत के हिस्से ने घर के बंटवारे के साथ ही दिल के बीच भी दीवार खींच दी थी। मेरे स्वाभिमान को यह जरा भी गवारा ना था, मगर लाचार थी। कोई और चारा भी तो ना था। वहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने इसमें मेरी मदद की। बेगानों की मदद से जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही थी। भाभी खुद कभी ना बोलती, जितना मैं बोलती उसका भी बड़ी बेरुखी से जवाब देती। भाई तो मानो आज भी नाराज़ हैं। माँ जो अक्सर शाम को लॉन में कुर्सी डालकर बैठती थी, मेरे जाने के बाद कम ही बैठती। शायद बहू बेटी के झंझटों से मुक्त रहना चाहती थी। मुझे दुख नहीं, बल्कि तरस आता माँ पर। लगता मेरे कारण बटकर रह गई हैं वे। दो आवाज़ों के बीच। भैया के बच्चे तरुण और स्नेहा बड़े थे, अपने और पराये के भेद को जानने लगे थे, अतः कभी मेरी तरफ खेलने ना आते। किंतु इन सब चालों से अनजान वंश जब भी उन्हें खेलते देखता उनके साथ हो लेता। एक दिन जाने कैसे वंश बच्चों के कमरे से खेलते खेलते एक खिलौना उठा लाया। आखिर बच्चा ही तो था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि भाभी के प्रेम वचन सुनाई दिए। घर पर तो हमारे अधिकार जमा ही लिया, अब क्या धीरे धीरे घर का सारा सामान भी हड़पने का इरादा है। मैंने स्थिति को समझते हुए बीच में बोलना उचित नहीं समझा। आखिर बच्चा ही सही, गलती वंश की ही थी। फिर आए दिन इस तरह की कोई घटना होने लगी। समय के साथ यह एहसास भी हुआ कि यह सब अनायास नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। एक दिन शाम के समय भाभी लगभग चीखते हुए आ पहुंची। तुम यहाँ कमाई में लगी रहो और तुम्हारा कुलदीपक हमारे यहाँ बैठा नुकसान करता रहे। ये सब नहीं चलेगा। देखो कितना सुंदर फ्लावर पॉट था, तोड़ दिया ना इस उज्जड़ ने। कितना महंगा था। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कुछ कहती उससे पहले ही तरुण बोल पड़ा। मगर मम्मी, यह तो कल स्नेहा से टूटा था। चुप रह शैतान, तुझे पता भी है कुछ। अपना दांव बिखेरते देख भाभी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। आखिर तरुण बच्चा ही तो था, अतः बोल गया बच्चे की बोली। चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मगर समय ने मेरे मुंह पर मजबूरी और एहसानों का ताला जो जड़ दिया था। खैर, मुझे भाभी के इरादे अच्छी तरह समझ आ गए। रहना तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी ऐसे किसी का कृपा पात्र बनकर, मगर जीजी जीजा जी ने जो मेरे खातिर इन लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, उसका मान तो रखना ही था। अब मैं संभल गई। बच्चों को पढ़ाते वक्त वंश को भी अपने साथ लेकर बैठती, किसी न किसी तरह उसे उलझाए रखती, ताकि फिर ना झंझट को न्योता दे आए। मगर बच्चे की चपलता को भला कौन बांध सकता है। इधर भाभी जो कि फिराक में ही बैठी थी। पिछले 2 दिनों से माँ जी की तबीयत खराब थी। इतना तेज़ बुखार कि मुझे ट्यूशन की भी छुट्टी करनी पड़ी। मैं उन्हीं की देखभाल में लगी थी कि जाने कब वंश मेरी कैद से निकल के भाभी के घर पहुंच गया। उसका ध्यान तब आया जब उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं जल्द ही उसकी ओर भागी। मेरा बच्चा पीठ और पैरों को हाथ लगा लगा कर रो रहा था। भाभी ने ना जाने किस अपराध के लिए उसे स्केल से इस कदर पीटा कि निशान उभर आए थे पीठ और पैरों पर। कभी पीठ को हाथ लगाकर तड़पता तो कभी पैरों को पकड़कर। क्या कोई इतना भी निष्ठुर हो सकता है। गोदी में लिटाकर उसे हल्के हल्के थपकियां देने के अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। वह सो गया। उसका मासूम दर्द से भरा चेहरा मेरे सामने था। मस्तिष्क में अनंत सवालों के बादल घुमड़ रहे थे कि कानून की मोटी मोटी किताबों में जाने कितनी धाराएं बनेंगी और बदलेंगी। बेटी को बाप की वसीयत में बराबर की हिस्सेदारी मिली, यह खबर अखबारों की सुर्खियों में ही भली लगती है। वास्तविकता तो यही है जो उसके साथ घट रही है। क्या वास्तव में बाप की वसीयत से बेटी का हिस्सा निकालना इतना तकलीफदेह है। इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता कि अगर वह हिस्सा लेती है तो उसे प्यार मोहब्बत की दौलत को खोना होगा, क्योंकि आज
बाबुल के मन का आंगन इतना संकुचित हो चुका है कि वहाँ प्यार या पूंजी में से कोई एक ही समा सकता है, चाहे वह एक बेटी के द्वारा अपनी परेशानियों में उठाया गया कदम ही क्यों ना हो। आज समाज और कानून के भय से उसने यह हिस्सा भी पा लिया तो क्या उसके लिए उसे अपनों के अपनत्व की आहुति देनी पड़ेगी। यह उसने कभी सोचा ना था। ऐसा क्यों है कि जिस बेटी को बचपन में बड़े नाजों से पाला जाता है, उसी बेटी के ब्याह होते ही उसके प्रति न केवल लोगों का बल्कि उसके जन्मदाताओं के नज़रिए में भी परिवर्तन आ जाता है। जब बेटियां अपने मायके की खुशहाली की खातिर अपना तन मन धन सब समर्पित कर सकती हैं, तो अपने मुसीबत के दिनों में उनकी ओर आशा भरी आंखों से निहारने पर यह तिरस्कार क्यों। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ढेरों शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।